नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दुनिया के सामने आजकल जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसके पर्यावरण, उसके एनवायरनमेंट, उसकी इकोलॉजी की हिफाजत की, उसके तहफ़्फ़ुज़ की। इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रीमियर लैब है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके डायरेक्टर हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये हमको बताइए कि ये एक ग्लोबल कंसर्न है और हिंदुस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है। ये धारणा है और शायद ये सच्ची बात भी है कि जो पेरिस डील हुई थी उसमें हिंदुस्तान की बड़ी अहम भूमिका थी। उसमें इस लिहाज से कि भाई लोग तैयार नहीं हो रहे थे इसको साइन करने के लिए। कुछ इनिशिएटिव हिंदुस्तान ने ऐसे लिए जिसकी वजह से दूसरे स्टेक होल्डर्स उस पर मान गए और अल्टीमेटली ये एक कामयाब डील हो गई थी। तो वो उस बारे में हम बताइए, सेलिएंट फीचर्स उसके क्या थे और क्या दरअसल कारण थे। ऐसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब से चर्चा शुरू हुई है उसमें भारत और चीन और कुछ और ऐसे देश थे जो हमेशा इस बात को लेके करते थे कि आपने पहले बहुत पोल्यूशन किया है या आपने ग्लोबल वार्मिंग किया है, इसके लिए हमारे साथ आपकी एक डील होनी चाहिए जिसमें आप हमें कुछ पैसे दें और हमें कुछ इस तरह की सहायता दें कि जिससे कि कॉम्पनसेट करें। लेकिन पेरिस डील के समय भारत ने अपनी तरफ से लीडरशिप की भूमिका निभाई। उसमें कहा कि हम लोग इतना सारा कर रहे हैं सोलर के बारे में, रिन्यूएबल्स के बारे में, तो एक पहली बार एक ऐसा देश जो पहले प्रगतिशील माना जाता था, जो हमेशा दूसरों को देखता था, उन्होंने इस लीडरशिप की भूमिका निभाई और लोगों को कहा कि हम तैयार हैं सब चीज़ करने के लिए और आप भी आगे आएँ। तो एक बहुत बड़ी चीज़ रही और बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि भारत ने सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में भूमिका और लीडरशिप दिखाई। तो ये शायद इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी रहा कि उन्होंने एश्योर किया दुनिया भर को कि भारत एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का तकरीबन 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, क्लीन एनर्जी या कहें रिन्यूएबल एनर्जी को। तो ये इस लक्ष्य में उस तरफ हम कुछ बढ़े, कुछ कदम हम लोग काफ़ी कुछ बढ़ रहे हैं। अगर आप सोलर अगर सेक्टर को अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा सोलर से रिलेटेड जो एनर्जी अगर जनरेशन चालू हुआ है, जो जितने भी देश हैं उसमें भारत सबसे आगे है। उसके बाद दूसरे जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं जिसमें बायोफ्यूल्स आते हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, जितने भी जैसे हाइड्रो पावर हो गए, उसमें भी भारत ने काफ़ी कुछ आगे उसमें प्रगतिशील भूमिका निभाई है। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 1-2 साल में नहीं होती हैं, इसमें 4-5 साल और पॉलिसी शिफ्ट उसको इस तरह से देखना पड़ता है कि अगले 10 साल में हम क्या करेंगे। तो इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता होगा ऑब्वियसली। जी हाँ। लेकिन एक चीज़ है, जैसे सोलर एनर्जी में आप बता रहे हैं कि हिंदुस्तान नंबर 1 पर आ गया। जी। एयर सोर्सेज से, हवा से बिजली पैदा करने के मामले में हिंदुस्तान कहाँ पर है? हवा से जो बिजली पैदा होती है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप वहीं लगा सकते हैं जहाँ हवा तेज़ चलती है। जो नॉर्मल हवा चलती है उससे हमेशा जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होती है। तो खासकर कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पर कि हमारी क्षमता ज़्यादा है, हवा की स्पीड बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे बहुत कुछ काम हो रहा है। और कुछ पहाड़ी एरिया हैं जहाँ पर हवा हमको एयर शैडो रेंज बोलते हैं, तो जहाँ एयर शैडो रेंज है वहाँ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ एक लेवल के आगे 40% से ज़्यादा रहता है तो वहाँ हम लोग लगाते हैं। अदरवाइज क्योंकि बिना इकोनॉमिक्स के अगर आप लगाएं तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं है। तो सोलर ऐसा है जो भारत में कहीं करीब सभी जगह लगाया जा सकता है, लेकिन हवा जो विंड वाली पावर है वो सब जगह नहीं लगाई जा सकती। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो हमारे नीबर्स हैं, हमारे पड़ोस के जो देश हैं, वह उनके कंपैरिजन में हम कहाँ खड़े हैं? क्या वो भी ये ऐसी क्लीन एनर्जी जनरेट कर रहे हैं या उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं है? क्या ये तो क्लीन एनर्जी का दबाव अपने से लेना पड़ता है। भारत ने अपने तरफ से सोचा है कि क्लीन एनर्जी ही एक फ्यूचर की ऐसी सोच है जो हमें हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए क्लीन एनर्जी बेहतर है। तो अब हम कितना कोयला यूज़ करेंगे, कितना आप फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे, तो इसमें ये भूमिका अगर आप लेते हैं शुरू में, चूँकि इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होती है, बहुत सारे देश आगे नहीं आते हैं। लेकिन जैसे हमारे आसपास श्रीलंका हो गया, उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें काम किया है। बाकी देश भी कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं जितना कि भारत इस देश में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इस साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो होस्ट कंट्री है वो चीन है, तो इस देश की भूमिका क्या होती है? उनको क्या कोई मॉडल
कंट्री के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ता है, या क्या किस तरह से वो अपने आप को इसमें शामिल कर देते हैं कि टारगेट्स हासिल करे जा सकें? हाँ, तो यूनाइटेड नेशन ने इस बार जो थीम लिया है वो एयर पोल्यूशन का है जी। और चीन इसका होस्ट कंट्री है, इस बार उसको होस्ट कर रहा है। और शायद ये भी कारण है कि चीन के बहुत सारे शहर इतने पोल्यूटेड थे, इतने उसमें वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया था कि विश्व में उसको सबसे ज़्यादा बदनामी हो रही थी। और उसके अलावा बदनामी के अलावा उनको भी समझ में आया, पब्लिक हेल्थ पे भी असर पड़ा, पब्लिक हेल्थ पे भी असर पड़ा। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत प्रोएक्टिवली लिया है और वो उन्होंने जो कुछ भी अभी तक काम किया है काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है, लेकिन उस चीज़ को शोकेस करना चाहते हैं कि हम लोगों ने इतना सारा एयर पोल्यूशन से रिलेटेड काम किया है। और उसमें काफ़ी दूसरे देश के लोगों को बुलाते हैं, उसमें चर्चा होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार होते हैं। और उसमें ये भी बात होती है कि किस चीज़ों की वजह से हमें सहायता मिली एयर पोल्यूशन को कम करने में और कौन सी चीज़ को और हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसमें आपको ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इस शोबे में यानी ख़ासतौर पे एयर पोल्यूशन या हम बात करें हिंदुस्तान की तो मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। दिल्ली उसका एक सबसे बड़ा शिकार है, मे बी बिकॉज ऑफ व्हीकुलर पोल्यूशन। तो भारत इसने कोई इनिशिएटिव ले रहा है? जी हाँ, कोई ख़ास इनिशिएटिव ले रहा है इस चीज़ से कॉम्बैट करने के लिए? भारत अभी मैं कहता हूँ कि इसके पहले हम लोगों ने वायु प्रदूषण और एयर पोल्यूशन के बारे में बहुत सारी बात की हैं और मेजरमेंट्स और उसकी मॉनिटरिंग और उसके बारे में लोगों को अवेयर कराने और लोगों को जानकारी देने के बारे में, लेकिन अब एक्शन होने लगा है। और अभी हाल के दिनों में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के थ्रू लॉन्च किया, जिसमें 102 जो शहर हैं जो एयर पोल्यूशन की मात्रा में जो आगे हैं, मतलब जो पोल्यूटेड सिटीज़ कहाँ हैं, जी हाँ, तो उसको लिस्ट किया है और उसका एक्शन प्लान तैयार होने शुरू हो गए हैं। और कुछ शहर के प्रायोरिटी में लिस्ट मांगी गई है कि जो 50% जो कंप्लायंस रेट होता है उनको सबसे पहले लिया जाए। और हमारे देश में ज़्यादा समस्या उतनी नहीं है जितनी हम समझते हैं। दिल्ली के अलावा मैं कह रहा हूँ, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, डस्ट जो होता है, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए समस्या है। और ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से चूँकि धूल की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमेशा वातावरण में छाया रहता है। तो हम लोग को जो कंट्रोल करने के लिए जो मेथड हैं और जो तरीके हैं वो हमें विदेशों के द्वारा नहीं करनी पड़ेंगे, अपने तरीके से सोचना पड़ेगा। जी, पर ये जो ट्रॉपिकल कंट्री होने की बात में एक बात मुझे याद आई कि टारगेट ये था कि दुनिया भर में ग्लोबली हर साल कैप किया जाए ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस में। उस दिशा में हम कहाँ हैं एक बात, और ग्लोबली, और चूँकि अगर ये ना कैप किया गया तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। उस तरफ हम क्या कर रहे हैं? ऐसे देखा जाए तो इम्पैक्ट तो सभी को होगा, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें कि सभी देश पूरे विश्व में एक साथ आएंगे तभी कुछ हो सकता है। अगर भारत सिर्फ कुछ करे या चाइना कुछ करे या कोई और दूसरा जापान करे तो उससे वो समस्या का हल नहीं होता है। लेकिन जो हर देश ने उन्होंने अपनी कमिटमेंट दी है कि इस टेम्परेचर को इसमें कैप करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, उसमें कमिटमेंट में देखा जाए तो भारत आगे बढ़ा है और वो काफ़ी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। लेकिन इसका सक्सेस और उसकी सफलता तभी दिखेगी जब सब देश एक साथ आएंगे, दूसरे स्टेक होल्डर्स भी कुछ ना कुछ करें। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के अगर हम हवाले से देखें तो जो पॉल्यूशन करने वाले देश हैं वो तो दूसरे हैं और जिसके इम्पैक्ट को झेल रहे हैं, जिन पर असर पड़ रहा है, वो दूसरे देश हैं। तो उस तरह से अगर देखें तो भारत कोई लीडरशिप देने की स्थिति में है आज की हद? अभी जो वर्ल्ड डिस्कशन या आप डिस्कोर्स जो कहते हैं उसमें वो ज़माना चला गया जब हम एक दूसरे को दोष देते रहें और वो डिस्कशन कभी ख़त्म नहीं होता है। जिन्होंने किया है वो बोलें कि नहीं वो हो गया। अभी इंडिया और चाइना सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देश हैं। तो इसमें जो लीडरशिप भारत ने दिखाई है उसको आगे लें और उसके साथ दूसरे देशों के साथ जो पहले सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का उत्सर्जन करते थे उनको साथ में लेके चलें। और चांसेस है और ऐसा लगता है कि जो विश्व का दबाव है वो बन रहा है जिसमें सभी ये देश आएंगे।
थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, लेकिन जरूर आएंगे इसमें करने के लिए। आपका जो इंस्टीट्यूट है या कहीं लेबोरेटरी है वो हर तरह से इस इशू को एड्रेस कर रही है। नदियाँ भी उनमें से एक हैं। हिंदुस्तान ने बहुत एम्बिशियस स्कीम निकाली नमामि गंगे, पर गंगा का जो प्रदूषण है उसको कहीं हद तक चेक करने में क्या हम कामयाब हुए, या हमारी जो प्लानिंग थी उसके तहत हम चल रहे हैं, टाइमलाइन को मीट कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, खासकर गंगा नदी के बारे में अगर बात करें तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक है कि पानी की कितनी मात्रा उसमें जा रही है, जिसको हम एनवायरमेंटल फ़्लो कहते हैं या इकोलॉजिकल फ़्लो कहते हैं, और दूसरा है कि उसमें गंदगी जो हम डालते हैं वो कितना है और उसको किस तरह से साफ़ करते हैं। तो जहाँ तक गंदगी साफ़ करने की बात है उसमें सरकार ने काफ़ी हद तक उसमें सफलता पाई है। अगर आप देखें इस बार जो कुंभ हुआ, इसको सबसे क्लीनेस्ट कुंभ भी कहा जा रहा है। इसका कारण ये है कि जितने भी जो नाले मिलते थे नदियों में, उनको टैप किया गया, उनको सफाई की गई, और तब उसमें जो पानी बह रहा था वो साफ़ दिखा। और उसमें हमारी संस्था ने भी काफ़ी काम किया। कुंभ के टाइम में हम लोगों ने 6 नालों में हम लोगों ने प्राकृतिक तरीके से ऐसा किया था कि वो पानी ऐसा साफ़ हो जाए कि नदी के जैसा दिखे, जो सीवेज उसमें बह रहा था, जिसकी उस टेक्नोलॉजी का नाम हमने रिन्यू दिया था। उसमें आइडिया यही था कि जो नाले बहते हैं उनको अगर हम एसटीपी में लेके जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन नाले के अंदर, उसी के अंदर हम लोगों ने उसकी सफाई की और उसके बाद उसमें गया। तो उसमें बहुत लोगों ने काम किया और सरकार काफ़ी हद तक इसमें सफल रही है। लेकिन जहाँ तक बहुत बड़े सोर्सेस हैं, जहाँ जो सीवेज बड़े शहरों में जो आ रहे हैं, उसको काम करने में थोड़ा और समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। इलाहाबाद वैसे भी शायद बहुत इंडस्ट्रियलाइज सिटी नहीं है, लेकिन दूसरे शहर जैसे कानपुर है, जहाँ बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है, उनसे कैसे निपटा जा सकता है? ये तो एक टेम्परेरी फेज था, कुछ दिनों का वो कुंभ का आयोजन था। ये लगातार है जो कि दिन रात पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं नदी के अंदर और कंटामिनेशन का लेवल बढ़ रहा है। वो वहाँ पर क्या एक एजेंसी काम करे और उस समस्या से निपटा जा सकता है, या कोई वाइडर स्केल पे, बड़े स्तर पे कोई काम किया जाए तो निपटा जाएगा? वहाँ काम एक्चुअली शुरू हो गया है। कानपुर में जो मेन समस्या है इंडस्ट्रीज़ की, वो टैनरीज़ की है। वहाँ पहले एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट था जो चल रहा था, लेकिन जिसकी उसकी कैपेसिटी जो थी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, तो उसको अभी ऑगमेंट किया जा रहा है, उसको बड़ा किया जा रहा है। और उसमें एनएमसीजी ने ऑलरेडी स्टेप्स लिए हैं। उसमें जो सरकारी पैसे जो खर्च होने चाहिए उसका एलोकेशन हो गया है। तो अगले, मैं आशा करता हूँ 1 आध साल में वो समस्या का हल हो जाएगा। तो ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, कई बार जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो इतनी छोटी होती हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती टू हैव देयर ओन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की योजना शायद थी पहले कि कई इंडस्ट्री मिल के एक प्लांट लगा लें और वो जो पानी छोड़ा जाए नदी में अल्टीमेटली वो कम पॉल्यूटेड हो। इस दिशा में कोई काम हो रहा है? इसमें नदी के किनारे, और ऐसे देखा जाए तो पूरे देश में ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का, जो हमारे संस्था के द्वारा बहुत पहले शुरू किया गया था। बलोत्रा राजस्थान में सबसे पहले कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए किया गया था। अच्छा। उसके बाद जो कुछ उसकी जो मूवमेंट शुरू हुई तो दिल्ली में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। तो हमारी संस्था ने उसकी डिज़ाइन और उसके इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग दिया था। इसमें कारण यही रहता है कि जो छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहते हैं वो बड़े प्लांट को मेंटेन नहीं कर सकते या उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो उसमें एक कोऑपरेटिव सिस्टम बना के सब लोगों का जो वेस्ट वाटर है एक जगह इकट्ठा करें और वो उसको ट्रीटमेंट करें, और उसमें जो भी खर्च आता है सब लोग अपना अपना शेयर करें। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। एक्चुअली हमारे देश में ज़्यादा ये काम में आ रही है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, और इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करने की और ज़रूरत है। जब ये शुरू हुआ था करीब 2 दशक पहले, तो उस समय जो टेक्नोलॉजीज़ थी अभी और नई आ गई हैं, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली की बड़ी एक ख़ास स्थिति थी दिल्ली में इस लिहाज से कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में छोटी छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, अगर उनको जैसे आदेश हो चुका था उस वक्त कि हटाया जाए दिल्ली से, तो बहुत बड़ी आबादी बेरोज़गार होती और एक दूसरे तरह की समस्या पैदा हो रही थी। यहाँ पर तब बहुत बड़े लेवल पर ये कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स का हुआ, और शायद कुछ हद तक वो जो बेरोज़गारी होती या लोग दिल्ली से हटाए जाते वो रुक गया उस सिलसिले में। वो वहाँ पे आपकी इंस्टीट्यूशन की कोई भूमिका थी या क्या वास्तव में क्या हुआ था?
तो उस समय आपको याद होगा करीब 13 कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए थे दिल्ली में, और उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी मास्टर प्लानिंग, उसकी डिज़ाइन, उसका असेसमेंट वो हमारी संस्था ने किया था, हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। इसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसके बाद जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनको दे दिया गया था, और वो काफ़ी हद तक चले थे, और उसमें जो बेरोज़गारी की बात जो आप कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक रुकी थी। कुछ इंडस्ट्री ऐसे थे जो बहुत हाईली पोल्यूटिंग माने जाते थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको बाहर एकदम किया जाए, तो वो हटे थे। लेकिन बाकी जो इंडस्ट्री जहाँ पे थी उन्होंने काफ़ी हद तक कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को यूज़ किया। अभी जस्ट पिछले 1-2 महीने में हम लोग उसी कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को फिर से अपग्रेड कर रहे हैं। तो उसमें जो दिल्ली की संस्था है DSIIDC, उनके साथ हम बात कर रहे हैं, जिसमें है कि जो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जहाँ फ्लो कम हो गया, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ ने अपने चेंज कर लिया, बंद कर दिया, या उस जो कुछ ऐसे CETP हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट नहीं आ रहे हैं, तो क्या उनको हम सीवेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा उसका DPR हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, सब अपग्रेड होंगे उसके लिए। जी। एक दूसरी चीज़ है सॉलिड वेस्ट से भी निपटने की। तो उसमें ये एक वो था कि हर अस्पताल में इंसिनेटर लगा दिया जाए। तो अस्पताल जो छोटे छोटे हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो बड़े अस्पतालों में तो शायद लगा दिया गया। उनके भी कैसे इंश्योर किया जाए कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक बात। और जो छोटे छोटे हैं, जो बहुत सारे अस्पताल हैं, उनको एक कॉमन इंसिनेटर टाइप का एक अरेंजमेंट किया जा सके। ऐसा शुरुआत तो हुई थी, लेकिन शायद उसको लागू करने में कुछ अड़चनें आई। वो अड़चनें क्या थी, और अब दोबारा जब करे जाएगा तो उसमें कैसे निपटा जाएगा? देखिए, नई चीज़ जब आप करते हैं तो अड़चनें तो आती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बायोमेडिकल वेस्ट का उसका जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, इसके बारे में ही लोगों को पता नहीं था। तो शुरू में जब ये बात शुरू हुई थी तो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि जितने छोटे क्लिनिक होते हैं जो डॉक्टर्स और छोटे जो नर्सिंग होम्स हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये फैसिलिटी बनाई गई थी कि आप मेंबर बन जाइए और आपके जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं वो कॉमन फैसिलिटी में जाएंगे, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। जी हाँ, तो वो चल रही हैं। लेकिन समस्या अब आ रही है कि चूँकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, उससे भी जो छोटे हैं, नर्सिंग होम से भी जो छोटे रहते हैं, उनके यहाँ भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, कभी कभी घरों से भी निकलता है। तो उसके लिए क्या करें? तो इसके लिए रीथिंक अभी शुरू हुआ है, और इसमें है कि सेग्रीगेट करके हर लेवल पर हर छोटा क्वांटिटी हो, 1 kg हो, आधा kg हो, वो वहाँ तक पहुँचे और उसको इंसिनरेट किया जाए। तो ये हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ थी डॉक्टर साहब की, जब भी आपने आबादी की बात की, हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 1.7 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी का असर पड़ता होगा एडवर्सली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। इस दिशा में आपने कोई स्टडी आपके इंस्टीट्यूशन ने की है, और चूँकि आपकी एक भूमिका गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में भी है, आपकी राय ली जाती है, तो क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या इसी बात पर है कि हमारे जो स्केल्स हैं वो बहुत फ़र्क पड़ जाते हैं जी। तो जहाँ कहीं छोटे यूरोपियन देश जो हैं उनके कंपैरिजन में हमारा एक शहर जो है वो पूरे देश के बराबर हो जाता है। जी। तो जब इस नंबर का हम लोग एक साथ देखते हैं तो इसमें जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, या जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है, या एयर पोल्यूशन जो होता है, वो बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है। इसके लिए उसका जो स्केल अप जो टेक्नोलॉजीज़ की होती हैं, उसका जो मैनेजमेंट है, वो हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और इसके लिए हमारी संस्था और हमारे साथ जो सिमिलर इस तरह के इस एरिया में जो CSR की दूसरी संस्थाएं हैं, हम लोग मिलके इसका समाधान निकाल रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो तुरंत एक दिन में नहीं हो सकती है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो पॉपुलेशन के साथ जो लिंक्ड पोल्यूशन वाली जो समस्या है उसको कम से कम हम लोग एड्रेस करें। माने आने वाले दिनों में अगर कोई एफर्ट्स कामयाब हुए तो पॉपुलेशन को हम डिविडेंड मान सकते हैं। तो ये दोनों तरफ दुधारी तलवार है। पॉपुलेशन डिविडेंड जरूर है, लेकिन अगर वो अवेयर नहीं हुए, अगर वो नागरिक अच्छे नहीं हुए, कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपने वेस्ट जो जनरेट करते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोल रहे हैं कि आप लिटर मत कीजिए या वहाँ कचरा मत फेंकिए, तो अगर वो 2% भी यहाँ वहाँ अगर ठीक से अपने आप को बिहेव नहीं करते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, तो हमारा पूरा देश जो है गंदगी से भरा रहेगा। तो जो चैलेंज है ये डिविडेंड जो हमें मिल रहा है कि वो पूरे 100% लोग वो इस चीज़ को, भारत स्वच्छता अभियान को एक साथ सीरियसली लें
और वो हमारी आदत में आ जाए, ना कि वो उसको टेक्नोलॉजी से डील करें। टेक्नोलॉजी से बाद में एक स्टेप लिया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले समस्या है कि उसको होने ही ना दे। तो स्वच्छ भारत तो बहुत बड़ा एक प्लान है गवर्नमेंट का, और आप देख रहे हैं कि उसकी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। हालांकि अवेयरनेस के लेवल पे अगर लोगों को पता चले, अब आपको समझाना पड़ता है कि टॉयलेट जाएं तो इस तरह से जाएं, हाथ धोएं, उसके बाद में ये सब कुछ करें, तो ये चीज़ें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी भी कई बार लगती हैं, लेकिन ज़रूरी हैं क्योंकि उसके लिए तो क्या आपकी जैसी संस्था या आप जैसी दूसरी संस्थाएं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी कुछ काम करती हैं? हम लोग अवेयरनेस में उतना काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी संस्था जो है वो टेक्नोलॉजी और रिसर्च में रहती है। लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो भी जो मैटर है इससे रिलेटेड, वो हम दूसरे एनजीओ को शेयर करते हैं और वो लोगों के बीच जाके अवेयरनेस का काम करते हैं। हम लोग ख़ास कुछ दिनों में अभी हम लोगों ने शुरू किया है, तो जैसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे हो गया, अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है, इंजीनियर्स डे होता है, तो उस दिन हम लोग मैसिव स्केल में स्कूल के बच्चों को उनको अपने यहाँ बुलाते हैं और बताते हैं कि साइंस और एनवायरनमेंट क्या होता है। लेकिन वो मैं नहीं मानता हूँ कि पूरे देश को एक साथ कवर कर पाता है, तो उसमें तो दूसरे लोगों की भूमिका ज़्यादा है। अच्छा, हम लोग प्रोग्राम के आखिर में आ रहे हैं, कुछ हमें ये बताइए जो आशा की चीज़ें हों, जो जहाँ से उम्मीद जग रही हो, या जो आपने इनिशिएटिव लिया हो और उसके अच्छे परिणाम निकले हों, जिसकी मिसाल लोगों को दी जा सके कि हिंदुस्तान ने ये काम किया और ये हासिल किया। ऐसी 2-4 चीज़ें हमें बता दीजिए। ओके, तो एक समस्या हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी में रही है कि भारत के लोग कभी ये विश्वास नहीं करते हैं कि कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ से आ सकती हैं। और उसी क्रम में हम लोगों ने 2-3 अभी हाल के जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो हमने किया है, वो पहली बार की गई है। तो एक सबसे पहला है जो दिल्ली से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की बहुत समस्या थी और हर जाड़े के दिनों में लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो हमेशा ये बात होती थी क्या करें, तो भाई इसको बंद करो, उसको बंद करो और ज़्यादा मॉनिटरिंग करो। तो हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया, उसका नाम है वायु जी, और वो 24 उसके यूनिट्स दिल्ली में पिछले सर्दियों में लगाए गए, जो ट्रैफिक जंक्शंस में एयर पोल्यूशन को कम करता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी हाँ। अच्छा। और वो अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, ITO में लगे हुए हैं, कुछ और जगहों में लगे हुए हैं। और इसका जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने मुंबई में करीब 4 साल पहले किया था, जो प्रॉब्ली विश्व में सबसे पहले किया गया था। और उसी, मैं ये नहीं बोलूँगा उसका देखा देखी, बट उसी के बड़े स्केल को चाइना ने एक बताया कि स्मॉग टावर बना रहे हैं। जो लोगों ने कहा नहीं चाइना बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत इंस्पिरेशन भारत था। अब वो उन्होंने देखा था नहीं देखा था, बट सबसे पहले काम हम लोगों ने ही किया था इसको 4 साल पहले। दूसरी जो चीज़ हमने जो कि अभी जो प्रयागराज में नाले के में सफाई की बात है, तो इन सीटू नाले के अंदर ही हम पानी को साफ़ कर दें, इसका कहीं भी किसी देश में एग्जाम्पल नहीं, प्रयोग नहीं किया गया, जो हम लोगों ने किया और पूरे सक्सेसफुली उसको दिखाया है। और उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने अपने अहाते में की थी। हमारा जो कैंपस है नागपुर में अच्छा। उसमें एक नाला बाहर से आता है और अंदर घुसता है और फिर बाहर निकल जाता है, तो किसी और की गंदगी हमारे यहाँ अंदर आती थी, तो उसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया और वो हमने पाया कि उसको किया जा सकता है। और उसको अभी कम से कम 15 नालों में उत्तर प्रदेश में इसका कार्यक्रम शुरू हो गया है। वो 6 जो हम लोग प्रयागराज में किए थे, अभी और उसको बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में अभी अगले 1 आध साल में आपको 3-4 एग्जाम्पल यहाँ भी मिल जाएंगे। तो वो एक चीज़ ऐसी जो है जो विश्व में हम लोगों ने पहली बार की। जैसे आपने इसमें चलते चलते बता दीजिए, जैसे वायु है जी, तो ये कितना असर पड़ा उसको एयर पोल्यूशन को चेक करने में इन मशीनों से, इन डिवाइसेस से? जी, तो ये चूँकि ट्रैफिक जंक्शन पर है, इसका डिज़ाइन जो था इस तरीके से किया गया था कि हमारे यहाँ ट्रैफिक की बहुत समस्या है। ट्रैफिक सिग्नल पे जब गाड़ियाँ रुकती हैं तो बड़ी देर तक वो जाम में रुकी रहती हैं और गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो अगर आप देखें जो मानक की मात्रा है वायु प्रदूषण की, तो ट्रैफिक जंक्शन में वो 8-10 गुना ज़्यादा होता है और उसकी एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हम लोगों ने जब लगाया तो इसका पर्पस ये था कि कम से कम 50% का एयर पोल्यूशन कम हो जाए, उस तरीके से उसको इंस्टॉल किया गया है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन आपने जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नाज़रीन, आप थे डॉक्टर राकेश कुमार,
जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और प्रीमियर लेबोरेटरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बहुत सारी बेशकीमती जानकारी हमारे साथ शेयर की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से के मौके पर ये बहुत रेलेवेंट भी है। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय पे आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।